जब मैंने उसे कराओके रूम में दाखिल होते देखा तो मेरी आंखें उस पर ठहर गईं। छाती के बीच से दिखती हुई ब्लाउज, छोटी स्कर्ट के बीच से निकलती हुई जांघें। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरा दिल एक पल के लिए थम गया। वह मेरी भाभी थी। उस रात हमारी आंखों में एक अजीब सा भाव था और हम दोनों भावनाओं में बह गए और अंत में वह मेरे ऊपर आ गई। लेकिन मुझे यह नहीं पता था। मैंने सोचा कि हमारे रिश्ते के बारे में कोई नहीं जानेगा, लेकिन एक चौंकाने वाला अंत हमारा इंतजार कर रहा था, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यदि आप सब्सक्राइब बटन दबाते हैं तो हम आपको हर हफ्ते ऐसी वास्तविक और छिपी हुई कहानियां सुनाएंगे जो आप कहीं और नहीं सुन सकते हैं। आज की कहानी शुरू होती है। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और मैं 55 साल का हूँ। मैं एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी चलाता हूँ। मेरी पत्नी से मेरा 7 साल पहले तलाक हो गया था। मैंने उसे एक जवान आदमी के साथ पकड़ा था और हमारा अलगाव हो गया था। अब मैं अकेला रहता हूँ। मेरी बेटी कनाडा में है। आजकल वह मुझसे ज़्यादा संपर्क में नहीं रहती है। खैर, वह व्यस्त होगी। ईमानदारी से कहूँ तो तलाक के बाद मुझे लगा कि मैं आज़ाद हो गया हूँ, लेकिन मैं बहुत अकेला महसूस करने लगा और रात में मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आने लगे। वह दिन भी ऐसा ही एक दिन था। मैं काम से घर जा रहा था, तभी मेरे पुराने दोस्तों में से किसी का फ़ोन आया। अरे निखिल, आज सब लोग आ रहे हैं, बहुत दिनों के बाद मिलते हैं। तंदूरी चिकन और एक गिलास विस्की के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? उनकी आवाज़ ने मुझे आकर्षित किया। मुझे लगा कि कुछ समय बाद लोगों से मिलना बुरा नहीं होगा, तो मैं उस ढाबे में पहुंचा जहां तंदूरी चिकन की महक आ रही थी। हम लोग एक लोहे के तवे के चारों ओर बैठे थे। अरे तुम सब बूढ़े हो गए हो, मैंने मजाक में कहा, लेकिन मुझे उनसे मिलकर खुशी हुई। अरे तुम अकेले रहते हो, इसलिए तुम्हारा चेहरा आधा हो गया है। डांट और चिंता का एक अजीब सा मिश्रण, यही तो दोस्ती होती है। कुछ गिलास विस्की पीने के बाद हमारा चेहरा लाल हो गया था और चिकन भी अच्छे से पक गया था। जब माहौल अच्छा हो गया तो एक दोस्त ने अपना गिलास नीचे रखा और कहा, यार अब दूसरी जगह चलते हैं। पास में एक नई जगह खुली है जहां लड़कियां बहुत अच्छी हैं। हाँ ठीक है, ये अच्छा है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं हिचकिचा रहा था। मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाता हूँ, लेकिन उस दिन मैं मना नहीं कर पा रहा था। शायद मैं अकेला नहीं रहना चाहता था, या शायद मुझे अचानक अपने शांत घर वापस जाना पसंद नहीं था। आखिरकार मैं अपने दोस्तों के पीछे चल पड़ा। जो नया बार खुला था वह साफ सुथरा था। वह ढाबे के सामने वाली इमारत के बेसमेंट में था। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि रोशनी चमक रही थी और दीवारों पर सजावट थी। एक महिला कर्मचारी ने हमें कमरे में ले गई और मेरे एक दोस्त ने माइक पकड़ा और गाना शुरू कर दिया। पहले तो मैंने सोचा कि ये सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां दोस्त शराब पीकर अपने गले को साफ करते हैं और एक दूसरे के साथ हंसते हैं और गाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद दरवाज़ा धीरे से खुला और 3 महिलाएं कमरे में आईं। एक महिला के छोटे और साफ बाल थे। उसके बगल में एक लंबी महिला थी जिसके बाल लंबे थे। और जब मैंने तीसरी महिला को देखा तो समय सच में थम गया था। मेरे सामने खड़ी वह महिला मेरी भाभी कामिनी थी। वह मेरे भाई संजय की पत्नी थी, जो मुझसे 5 साल छोटा था और 2 साल पहले कैंसर से चले गए थे। मैंने उन्हें अपने भाई के अंतिम संस्कार के बाद पहली बार देखा था। जब वह जवान थी तब उसे एक फिल्म अभिनेत्री के ऑडिशन का प्रस्ताव मिला था, इसलिए वह अब भी बहुत सुंदर थी। जब वह मेरे पास आई तो मेरा दम घुट रहा था। मैं उसी जगह पर जम गया था। उसने भी मुझे पहचान लिया। उसकी आंखें एक पल के लिए जम गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा मेरी नज़र से बचकर, और वह चुपचाप दूसरे दोस्तों के बगल में बैठ गई। मेरा दिल एक अजीब तरीके से दुख रहा था। मैं ये मानना नहीं चाहता था कि मेरी भाभी अब अजनबियों के बीच शराब परोस रही है, हंस रही है और तालियां बजा रही है। वह ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं अंदर से परेशान था। तो कुछ समय बीत गया और हम माइक और गिलास का आदान प्रदान कर रहे थे। जब वो कुछ समय के लिए मेरे पास आई तो उसने धीरे से मेरा गिलास भर दिया और बस एक बात कही, मुझे इस तरह देखना बंद करो और यहाँ एक अजनबी की तरह व्यवहार करो। और फिर वह मुड़ी और चली गई। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था और मेरा दिल एक अजीब और सूक्ष्म भावनाओं से भर रहा था। मैंने एक भी गाना नहीं गाया। मैं बस उसके बारे में सोच रहा था जो मेरे सामने बैठी थी। मुझे शराब का स्वाद भी नहीं आ रहा था। किसी को पता नहीं होगा, लेकिन मेरे अंदर कुछ बड़ा धीरे धीरे हिल रहा था। उस रात जब मैं घर लौटा और अपने शांत कमरे में बैठा
तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं सोफे पर बैठ गया और बिना कुछ जलाए बस छत को देख रहा था। जिस पल मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और अपने जूते उतारे, उसी पल से मेरा दिमाग में उसका चेहरा आ रहा था। मेरी भाभी कामिनी। मैं उसे हमेशा शांत और संयमित महिला के रूप में जानता था जो मेरे भाई के बगल में रहती थी, लेकिन मैंने उसे जिस तरह उस बार में देखा था वह मेरी यादों में मौजूद महिला से बहुत अलग थी। सच कहूँ तो पहले तो मैं इसे नकारना चाहता था। यह वह नहीं हो सकती है, वह सिर्फ एक मिलती जुलती महिला हो सकती है। मैंने ऐसी बेतुकी सोच के साथ रात बिताई, लेकिन यह असंभव था। जिस पल मैंने उसकी वही गहरी आंखें देखीं जिन्हें मैंने उसके भाई के अंतिम संस्कार में देखा था, मेरा दिल भारी हो गया। क्या हुआ होगा, वो ऐसा काम क्यों कर रही थी? उसकी आवाज़ और उसकी बातों में जो ठंडक थी कि मुझे उसे पहचानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और शायद शर्मिंदगी की भावना ने भी मुझे हिला दिया। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह मुझे काम पर जाना था, लेकिन मेरे दिमाग में बस वह थी। मैं काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। मैं बस बैठकों में सिर हिलाता रहा। तो काम के बाद मैं जानबूझकर उस बार के पास चला गया। मुझे लगा कि वहां जाने से कुछ अच्छा लगेगा, या शायद मैं उसे फिर से देख पाऊंगा। और सच में इत्तेफाक से मैंने उसे गली के कोने से आते हुए देखा। उसका भारी मेकअप मिट गया था और उसने आरामदायक पैंट और एक टी शर्ट पहनी हुई थी, और उसके कंधे पर एक छोटा बैग था। जब उसने मुझे देखा तो वो बिना कुछ कहे कुछ देर तक खड़ी रही, और फिर उसने चुपचाप मेरी तरफ से अपनी नज़रें हटा ली। लेकिन उसी पल मैंने बिना जाने अपनी ज़ुबान खोल दी। कामिनी। उसके कदम रुक गए। क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? उसने अपना सिर घुमाया और कुछ थकी हुई नज़रों से मुझे देखा, और कुछ देर सोचने के बाद धीरे से बोली, पास में एक पार्क है, वहाँ चलते हैं। तो हम दोनों अजीब तरह से एक दूसरे के बगल में चलने लगे। हम दोनों में से कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन वह छोटी सी गली अजीब तरह से लंबी लग रही थी। वो एक छोटा सा पार्क था, एक मोहल्ले का मैदान जो गली के कोने पर था। बेंच पुरानी थी और थोड़ी चरमरा रही थी, और कुछ बूढ़ी औरतें धीरे धीरे व्यायाम कर रही थीं। हम बिना कुछ कहे बैठ गए। हमारे बीच का माहौल अजीब तरह से नाजुक था। उसने पहले बात करना शुरू किया, तुम हैरान हो गए हो ना? मैंने बस अपना सिर हिलाया। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी नज़र नीचे करते हुए बात जारी रखी। संजय के जाने के बाद मैं सच में बहुत परेशान थी। जब मैंने अपने मृत भाई का नाम किसी और के मुंह से फिर से सुना तो मेरा दिल धीरे से पिघलने लगा। अंतिम संस्कार के बाद मैं अकेले ही कर्जा चुकाती रही और घर चलाती रही। तो मेरी ब्यूटी पार्लर की दुकान कुछ ही समय में बंद हो गई। उसी समय से सब कुछ खराब होने लगा। मैं एक किराए के धोखाधड़ी का भी शिकार हुई और मेरे कर्जे का ब्याज बढ़ता रहा। जब मुझ पर कर्जा बढ़ता गया तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। मैंने कुछ छोटी मोटी नौकरियां और फैक्ट्रियों में भी काम करने की कोशिश की, लेकिन मेरी उम्र के कारण कोई भी मुझे काम पर नहीं रखना चाहता था। उसने मुझे देखा और उदास होकर मुस्कुराई। फिर एक दोस्त ने मुझे उस बार में ले गई। पहले जब मैं वहां गई तो मेरा दिल सच में धड़क रहा था, लेकिन अब मैं जिस स्थिति में थी मैं और हिचकिचा नहीं सकती थी। मुझे कुछ कहने के लिए नहीं मिल रहा था। जब मैंने सोचा कि मेरी भाभी किस तरह से वहां गई थी तो मेरा दिल भारी हो गया। मैं सच में इस तरह नहीं रहना चाहती थी, लेकिन किसी दिन मुझे यह भी नहीं पता चला कि मैं किसके लिए जी रही हूं। उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर गिर गए थे और उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। उस पल मैं बस एक ही बात कह सकता था, कामिनी। उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और मैंने उसकी आंखों में देखकर और अपने दिल से कहा, तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, है ना? मेरे उन शब्दों ने उसके टूटे हुए दिल में एक छोटी सी जगह बना दी। उसने अपना सिर हिलाया और धीरे से मुस्कुराई। बहुत समय हो गया है किसी के सामने अपना दिल खोलने और किसी से सांत्वना पाने में। उस छोटी सी बातचीत में हम दोनों के बीच का मानसिक दूरी थोड़ी कम हो गई। तो हम कुछ समय के लिए बिना कुछ कहे बैठे रहे। हवा धीरे धीरे चल रही थी और मैंने दूर से बच्चों को साइकिल चलाते हुए सुना। उसने अपने घुटनों पर अपने हाथ जोड़े हुए थे और सिर नीचे था। मैं बिना कुछ कहे व्यायाम उपकरणों की तरफ देखकर खड़ा हो गया और वह भी चुपचाप मेरे पीछे खड़ी हो गई। जब हम धीरे धीरे पार्क के गेट की ओर चल रहे थे तो मेरा दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। वह चुपचाप चल रही थी और मैं भी धीरे से उसके बगल में बोल रहा था, क्या तुम ठीक से खा रही हो? उसने अपना सिर हिलाया और थोड़ी हंसी। मैं कभी कभी चाउमीन या इडली खा लेती हूँ। ये सुनकर मैं थोड़ी देर हिचकिचाया और हिम्मत करके कहा, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगी?
पास में एक अच्छी दाबेली की दुकान है। मुझे लगा कि एक गर्म कटोरी अच्छी रहेगी। उसने थोड़ी देर हिचकिचाया और फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, ठीक है। तो हम चुपचाप गली से होते हुए दाबेली की दुकान पर गए। वह एक पुरानी लेकिन साफ दुकान थी। हमने दाबेली और एक कटोरी गर्म पानी का ऑर्डर दिया और ऑर्डर देने के बाद भी हम दोनों में से कोई कुछ नहीं कह रहा था। मुझे लगा कि ये बहुत समय बाद महसूस होने वाला गर्मजोशी का एहसास था। उसने एक चम्मच गर्म पानी पी और धीरे से मुस्कुराई। ये बहुत समय बाद हुआ है। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, जब हम कुछ गर्म खाते हैं तो हमारा दिल भी थोड़ा गर्म हो जाता है। उसने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया। उस शाम हमने चुपचाप गर्म पानी की एक कटोरी साझा की। हमने कोई बड़ी बात नहीं की, बस मौसम और महंगाई के बारे में बात की। लेकिन उस दिन मुझे लगा कि बातचीत से भी कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण था बगल में किसी का होना। ये बहुत अच्छा लगा और उस दिन के बाद कामिनी नाम मेरे दिमाग में घूमने लगा। मेरा दिल अजीब तरह से उसके लिए धड़क रहा था। मेरे दिमाग में ये बात थी कि वह मेरी भाभी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे दिल में वह भाव था जो उसने एक चम्मच गर्म पानी पीने के बाद दिखाया था। वह ऐसी दिख रही थी जैसे उसे बहुत समय से भूख लगी हो, भोजन की नहीं बल्कि लोगों की, लोगों से मिलने वाली भावनात्मक गर्मजोशी की। मैंने उसे एक सावधानीपूर्वक मैसेज भेजा, आप कैसी हैं भाभी? जिस कैफ़े के बारे में मैंने आपसे बात की थी, वहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी है। क्या आप कुछ समय निकाल सकती हैं? उसका जवाब थोड़ी देर बाद आया, हाँ ठीक है। इस गुरुवार शाम 4 बजे कैसा रहेगा? मैंने उस मैसेज को पढ़ने के बाद भी अपना फ़ोन कई बार देखा। गुरुवार की सुबह आ गई। उस दिन सूरज की रोशनी बहुत अच्छी थी। मैं पहले ही कैफ़े में पहुंच गया था और खिड़की के पास बैठ गया था और वह समय पर आ गई। वह उस दिन से ज़्यादा शांत लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों को एक साधारण पोनीटेल में बांधा हुआ था और एक पतला सा कार्डिगन पहना हुआ था। मैंने खुश होने का दिखावा नहीं किया, लेकिन मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। अरे, तुम आ गए, मौसम अच्छा है ना? तो हम फिर से एक दूसरे के सामने बैठे, एक आइस अमेरिकानो और एक गरम लैट्टे। हमने धीरे धीरे बात की, खिड़की के बाहर से गुजरते हुए लोगों को देखते हुए। क्या तुम अब बार में काम नहीं कर रही हो? नहीं। ओ, ये अच्छी बात है। उस दिन के बाद मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। मुझे अचानक शर्म आ गई थी। उसने शर्मिंदा होकर कहा तो मैं हंसा नहीं और उसे दिलासा नहीं दिया। मैंने बस सिर हिलाया और कहा, तुम्हें दूसरा काम करना ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे उन शब्दों से वह धीरे से मुस्कुराई। आप बहुत सावधान होकर बात करते हैं निखिल। क्या मैं करता हूँ? हाँ, इसलिए मैं सहज महसूस करती हूँ। हमने उस दिन बहुत समय तक कॉफ़ी पी, सिर्फ 2 कप, लेकिन हम 3 घंटे से ज़्यादा बैठे रहे। वापस जाते समय उसने पहले पूछा, क्या हम अगली बार फिर से डिनर कर सकते हैं? मैं एक पल के लिए इतना हैरान हुआ कि मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला, लेकिन किसी तरह मैंने जवाब दिया, हाँ मुझे अच्छा लगेगा। अगली बार मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाऊंगा। वह धीरे से मुस्कुराई, हाथ हिलाया और गली में गायब हो गई। उसकी पीठ को देखकर मेरा दिल बहुत समय बाद गर्म हुआ। उस रात मैंने उसे फिर से एक मैसेज भेजा, आज मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। क्या आप सुरक्षित घर पहुंच गईं? कुछ ही समय बाद एक जवाब आया, हाँ मुझे आज बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। वह धन्यवाद शब्द मेरे दिमाग में पूरे दिन घूमता रहा। उस दिन के बाद भाभी के साथ मेरा संपर्क धीरे धीरे स्वाभाविक हो गया। हमने लंबे मैसेज का आदान प्रदान नहीं किया, लेकिन बस क्या तुम ठीक से सोए? क्या तुमने दोपहर का भोजन किया? जैसे सरल प्रश्न दिन में 1 या 2 बार हमें गर्म महसूस कराने के लिए काफ़ी थे। फिर एक दिन हमने एक साथ रात का भोजन करने का फैसला किया। यह एक छोटी सी राजस्थानी जगह थी। यह शांत था और सब्जियां साफ सुथरी थीं, तो मुझे लगा कि उसे यह पसंद आएगा। भाभी पहले से ही इंतज़ार कर रही थी और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने एक उज्जवल मुस्कान दी। उस मुस्कान ने किसी तरह मेरा दिल धड़का दिया। हमने चुपचाप खाना खाया और उस दिन हमारी बातचीत बहुत सहज थी। हमने मेरे भाई के बारे में बात नहीं की, हालांकि हमने ये नहीं कहा। ये एक दूसरे से एक वादा जैसा लगा। इसके बजाय उसने उन किताबों के बारे में बात की जिन्हें वह पढ़ रही थी और मैंने उस YouTube चैनल के बारे में बात की जिसे मैं देख रहा था, जहां वास्तविक जीवन की कहानियां सुनाई जाती हैं। फिर उसने कहा कि वह भी उस चैनल को देखती है और उसे खुशी हुई। ये छोटी छोटी बातें कुछ खास नहीं थीं, लेकिन ये बहुत अच्छी थीं।
रात का भोजन खत्म करने के बाद उसने कहा, आज का दिन बहुत अच्छा था, मुझे बहुत समय बाद ऐसा समय मिला। धन्यवाद, मुझे भी बहुत समय बाद ऐसा समय मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना कहने के बाद हम चुपचाप चलने लगे। सड़क पर खिले हुए गेंदे के फूलों की हल्की सी महक हमारे पीछे आ रही थी और मुझे बस बिना कुछ कहे चलना अच्छा लग रहा था। लेकिन अचानक वह रुक गई। निखिल, हाँ, उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए क्या महसूस करते हो, लेकिन मैं अब भी अपने पति को पूरी तरह से नहीं भुला पाई हूँ। उसकी बातों में वह निश्चित रूप से मेरे भाई थे। मैंने सिर हिलाया और कहा, ये स्वाभाविक है, ये सामान्य है। मैं भी आजकल खुद को रोक नहीं पा रही हूँ और मुझे डर लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं थीं। मैं बस चुपचाप मुस्कुराया। अगर हम बस धीरे धीरे इसी तरह चलते रहें तो क्या हमें इसका जवाब नहीं मिलेगा? वह हैरान होकर मुझे देखने लगी और धीरे से सिर हिलाया। उस रात हम बस चलते रहे। हमने एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा और हमारे कंधे एक दूसरे से नहीं छुए, लेकिन हमारा दिल धीरे धीरे एक दूसरे पर झुक रहा था। उस दिन मेरा दिल अजीब तरीके से उदास था। मेरी भाभी ने कहा कि वो बार में काम छोड़ रही है, लेकिन कुछ दिन पहले जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने कहा कि मालिक के अनुरोध पर वह 1 या 2 दिन और काम करेगी और फिर छोड़ देगी। उस दिन से मैं बस उसके बारे में सोचता रहा। इसीलिए काम के बाद मैं जानबूझकर बार की गली में चला गया। कोई खास कारण नहीं था, मेरा दिल बस ऐसा चाहता था। यह रात के लगभग 11 बजे का समय था। सड़क पर केवल रोशनी थी और ज़्यादा लोग नहीं थे। लेकिन उसी पल यह हुआ। मैंने बार के प्रवेश द्वार पर एक अजीब आदमी को भाभी का हाथ कसकर खींचते हुए देखा। वह विरोध कर रही थी और वह आदमी गालियां दे रहा था और उसे ज़बरदस्ती बगल की इमारत की तरफ ले जा रहा था। मैं बिना सोचे समझे भागने लगा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ो। वह आदमी मुड़ा, मुझे घूरने लगा और कहा, तुम कौन हो? यहाँ से जाओ, वह मेरी प्रेमिका है। भाभी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बस जाओ। लेकिन उन शब्दों ने मुझे और भी प्रेरित किया। तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकते हो? उस आदमी ने मेरा कंधा धक्का दिया और मैं अपने दिमाग में ऐसा मत करो कहते हुए भी पहले से ही उस आदमी को धक्का दे रहा था। एक पल के लिए हम दोनों के बीच हाथापाई हुई और सड़क पर एक कुर्सी गिर गई और शराब की तेज गंध हवा में फैल गई। मुझे नहीं पता कि ये कितने सेकंड तक चला, लेकिन सौभाग्य से पास की एक दुकान से किसी ने पुलिस को बुलाया था और एक पुलिस की गाड़ी की रोशनी गली में आ गई। वह आदमी गाली देते हुए भाग गया और पुलिस ने स्थिति को सुना और चली गई। वह वहीं पर बैठ गई। उसने अपने हाथ कसकर पकड़े हुए थे और उसके कंधे कांप रहे थे। मैं धीरे से उसके पास गया और उसके बगल में बैठ गया। ये ठीक है, तुम्हें अभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वह कुछ देर तक बिना कुछ कहे बैठी रही और अंत में उसके आंसू बह निकले। वह बिना आवाज़ किए बस रो रही थी। उस पल मैं बस उसके बगल में बैठ गया और चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था और वह ठंडक मेरे दिल में बहुत समय तक रही। भाभी अभी भी शांत थी। मैंने उसे ठंडी बेंच से धीरे से उठाया और कहा, क्या तुम कुछ समय के लिए मेरे घर चल सकती हो, बस शांत होने के लिए? भाभी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ देर बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। घर जाते समय हमने एक भी शब्द नहीं कहा, न तो लिफ्ट में और न ही जब हम घर के दरवाजे से अंदर आए। मैंने शांत कमरे में एक छोटा सा टेबल लैंप जलाया और उसे एक गिलास गर्म पानी दिया। उसने अपना सिर नीचे किया हुआ था और अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया था। क्या तुम ठीक हो? जब मैंने धीरे से पूछा तो उसने अपना सिर हिलाया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इसमें घसीट लिया। तुम माफ़ कर दो क्यों कह रही हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैंने अनजाने में उसका नाम लिया। पहली बार मैंने उसे भाभी के बजाय कामिनी कहा। वह थोड़ी हैरान होकर बिना कुछ कहे मुझे देखने लगी और फिर उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और कहा, मुझे आज फिर से शर्म आ रही। मैं इतनी ख़राब कैसे हो गई? तुम खराब नहीं हुई हो, तुम बस अच्छी तरह से जी रही हो। जब मैंने ये कहा तो वो कुछ देर तक चुप रही और फिर उसने कहा, संजय के जाने के बाद दुनिया मुझे बहुत बड़ी लगने लगी। मेरे लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल था। तुम्हारे भाई के जाने के बाद दुनिया बहुत शोर शराबे वाली थी और मुझे लगा कि मैं अकेली रह गई हूँ और मुझे हर चीज़ से डर लग रहा था। लेकिन आज की तरह जब कोई मेरे बगल में बिना कुछ कहे बैठा होता है तो मुझे नहीं पता था कि ये इतना गर्म महसूस होगा।
उसने धीरे से मुस्कुराई और फिर उसने मुझसे धीरे से पूछा, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर और आराम कर सकती हूँ? मैंने अपना सिर हिलाया और मैंने सामने के छोटे से कमरे को साफ किया। तुम यहाँ सो सकती हो, मैंने तुम्हारे लिए बिस्तर भी बिछा दिया है। उसने धीरे से मुझे धन्यवाद दिया और धीरे से कमरे में चली गई। तब मैंने राहत की सांस ली और सोफे पर बैठ गया। उस रात हम दोनों अपने अपने कमरों में चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। हमने अपने घावों को शब्दों में नहीं बांटा, लेकिन ये एक ऐसी रात थी जहां बस एक दूसरे के बगल में होने से हमें आराम मिला, किसी पर झुकने की इच्छा और ये जानकर राहत महसूस करना कि कोई है जो आपको स्वीकार करेगा। ये प्यार की शुरुआत जैसी लग रही थी। सुबह हो गई। सूरज की रोशनी रसोई की खिड़की पर आ रही थी और मेज पर पर्दे धीरे से हिल रहे थे। जब मैं नींद से उठकर कमरे में गया तो मैंने एक अनूठा दृश्य देखा। कामिनी चुपचाप रसोई में कुछ कर रही थी। उसने एक एप्रन पहना हुआ था और उसके लंबे बाल एक पोनीटेल में बंधे हुए थे और वह एक बर्तन में कुछ हिला रही थी। उस पल मुझे शादी के शुरुआती दिनों की याद आ गई, जब मैं और मेरी पत्नी सप्ताहांत की सुबह बहुत अच्छे से रहते थे। क्या तुम उठ गए? उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। फ्रिज में थोड़ा सा पनीर और भिंडी थी तो मैंने सोचा कि मैं दाल बना लूं। ओह, मैं भी बना सकता था। नहीं, मुझे कल आपकी मदद के लिए धन्यवाद देना है। कुछ ही समय बाद छोटी मेज पर 2 कटोरी चावल, दाल और कुछ अचार रखे गए। हम एक दूसरे के सामने बैठे और चुपचाप खाना खाया। कोई खास बातचीत नहीं हुई, लेकिन वह समय बहुत शांत और आरामदायक था। खाने के बाद मैंने कहा, क्या हम थोड़ी देर टहलने चल सकते हैं? मेरे घर के पास एक अच्छी जगह है। वह थोड़ी हिचकिचाई और फिर सिर हिलाया। हवा बहुत अच्छी थी। ये ठंडी थी, लेकिन सूरज की रोशनी नरम और गर्म थी और सड़क के किनारे के पेड़ों में हरी पत्तियां बढ़ रही थीं। हम एक दूसरे के बगल में चल रहे थे, चुपचाप और धीरे धीरे। वह कभी कभी अपना सिर ऊपर उठाती और आसमान को देखती, या वह दुकान की खिड़कियों को देखती, और तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई और कामिनी रुक गई। जब उसने मुड़कर देखा तो उसने एक युवा व्यक्ति को जीन्स और एक काली शर्ट पहने हुए देखा। वह कामिनी का बेटा अविनाश था। उसकी आंखें मेरे और कामिनी के बीच हैरान होकर रुक गईं। अंकल, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कामिनी ने एक पल के लिए अपनी नज़र हटा ली और धीरे से कहा, अविनाश। अविनाश का चेहरा जटिल हो गया था। मैंने पहले अपना हाथ बढ़ाया और कहा, अविनाश, बहुत समय बाद मिलते हैं, हम संयोग से मिले। कामिनी ने धीरे से एक लंबी सांस ली और बात जारी रखी। अविनाश, मैं आजकल निखिल के संपर्क में हूँ। मैं एक पल के लिए हैरान हुआ। उसने मुझे अंकल के बजाय मेरे नाम से बुलाया। अविनाश कुछ देर तक चुप रहा। उसने अपने होंठ बंद कर लिए और एक बार आसमान की तरफ देखा और फिर उसने धीरे से कहा, माँ, आप बहुत समय से पीड़ित हैं। कामिनी ने हैरान होकर अपने बेटे को देखा। मैं बस चाहता हूँ कि अब आप खुश रहें। जो कोई भी आपको खुश रखे वह मुझे मंजूर है। उन शब्दों के साथ कामिनी रुक गई और फिर उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और उसकी आंखों में आंसू थे। हम पास के एक शांत कैफे में चले गए। सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी। कामिनी, जो चुपचाप कॉफी के कप को पकड़े हुए बैठी थी, कुछ नहीं कह रही थी। अविनाश भी शांत था। उसने मेज पर अपने हाथ जोड़े और कुछ समय बाद बोलना शुरू किया। ईमानदारी से कहूँ तो मैं पहले हैरान हुआ था। मैंने अपना सिर हिलाया। ये स्वाभाविक है। लेकिन जब मैं माँ को दूर से देख रहा था तो मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा, बहुत समय बाद, और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कामिनी ने हैरान होकर अपना सिर उठाया। अविनाश, पिताजी के जाने के बाद आप बहुत मुश्किल से जी रही थी। अब आपको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। उसने अपनी आंखों को अपने हाथ से पोंछा। बिना कुछ कहे मैं बस माँ और बेटे को देखता रहा और अविनाश ने मेरी तरफ देखकर कहा, अंकल, कृपया मेरी माँ का ध्यान रखना। मैं नहीं चाहता कि वह अब अकेली रहे। उन शब्दों से कामिनी ने चुपचाप अपना हाथ बढ़ाया और अपने बेटे के हाथ पर रख दिया। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं थीं, लेकिन निश्चित रूप से उनके केंद्र में राहत थी। धन्यवाद माँ, मुझे अब थोड़ा जिंदा महसूस हो रहा है। शांत कैफे के कोने में एक छोटी सी सुलह और समर्थन हुआ। उस दिन के बाद कामिनी ने हमारे रिश्ते से भागने का फैसला कर लिया था और मैंने भी धीरे धीरे और निश्चित रूप से उसके बगल में खड़े होने का फैसला किया। उस दिन के बाद सब कुछ थोड़ा बदल गया। कामिनी ने बार का काम पूरी तरह से छोड़ दिया और कुछ दिनों तक मेरे घर पर आराम किया। मैं कुछ समय के लिए आराम करना चाहती हूँ,
जब उसने ऐसा कहा तो मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ ठीक है। उसने कितना थका हुआ महसूस किया होगा। उसे दुनिया से थोड़ी दूरी बनाने और सांस लेने के लिए समय चाहिए था। 1 दिन, 2 दिन और फिर 1 सप्ताह। कामिनी धीरे धीरे मेरी जिंदगी में बसने लगी। जब मैं सुबह काम के लिए तैयार होता था तो वह पहले से ही रसोई में होती थी और मेरे लिए कॉफ़ी बनाती थी। शाम को वह कमरे में सफाई करती थी और फिर डिनर बनाने के लिए बर्तन निकालती थी। मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे जीवन में बहुत समय से गायब थीं। एक दिन जब मैं काम से वापस आया तो मैंने देखा कि कमरे में नए पर्दे लगे हुए थे। मैंने इन्हें बदल दिया। पुराने वाले थोड़े पुराने लग रहे थे। वाह, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि ये घर धीरे धीरे भर रहा है, मेरा खाली घर। उसने अपना सिर उठाया और मुझे देखा। उस छोटी सी आंख के संपर्क में कुछ भावनाएं थीं जिन्हें शब्दों में व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं थी। उस रात हम दोनों सोफे पर बैठे और चुपचाप टीवी देखा। एक ड्रामा चल रहा था, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं है। मुझे बस ये याद है कि शांत कमरे में किसी के बगल में होने की गर्मजोशी ने मेरे दिल को बहुत समय तक गर्म रखा। ये एक ऐसी रात थी जहां मुझे बहुत समय बाद महसूस हुआ कि अकेले रहने की तुलना में साथ रहना ज़्यादा गर्म होता है। उस दिन मैं काम से थोड़ा देर से आया। एक ग्राहक के साथ बैठक के कारण मैं रात 8 बजे के बाद घर पहुंचा। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो हवा में एक अच्छी सी गंध फैल गई। तुम आ गए? कामिनी ने रसोई से अपना चेहरा बाहर निकालते हुए कहा। उसने एक एप्रन पहना हुआ था और मेज पर एक एक करके एक सब्जी और दाल रख रही थी। क्या तुमने ये सब खुद बनाया? हाँ, मुझे आजकल खाना बनाना पसंद है। मैंने बिना कुछ कहे मुस्कुराया, अपना बैग नीचे रखा और अपने हाथ धोए। हम मेज पर एक दूसरे के सामने बैठे और चुपचाप रात का भोजन शुरू किया। सब्जियां साफ सुथरी और गर्म थीं। मेरी पत्नी से तलाक के 7 साल बाद मुझे बहुत समय बाद घर का बना खाना मिल रहा था। आप एक रेस्तरां भी खोल सकती हैं। वह शर्माते हुए मुस्कुराई और मैं उसकी मुस्कान से सहज महसूस करने लगा। खाना खाते हुए हमने छोटी छोटी बातें की। काम में क्या हुआ? कामिनी ने आज क्या सब्जियां खरीदी? समाचार में एक नए कल्याण कार्यक्रम के बारे में बात की। ऐसी सामान्य बातचीत के बीच मुझे अचानक यह विचार आया, यह साथ रहने का एहसास है। जब मैं अकेला रहता था तो मैं बस खाना खा लेता था और मेज खाली होती थी, लेकिन अब शांत बातचीत, गर्म सब्जियां और यहाँ तक कि किसी की सांस भी इस घर को भर रही थी। खाने के बाद जब कामिनी मेज को साफ कर रही थी तो उसने कहा, निखिल, क्या मेरे लिए यहाँ रहना ठीक रहेगा? मैंने उस सवाल का जवाब बिना सोचे समझे दिया। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही पूछना चाहता था। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद निखिल, मुझे इतना गर्मजोशी से स्वीकार करने के लिए। उस रात हम दोनों सोफे पर बैठे और एक कप गर्म कॉफ़ी पी। पर्दे के बाहर सड़क की बत्ती की रोशनी धीरे धीरे हिल रही थी और उसके नीचे हम दोनों का अकेलापन धीरे धीरे पिघल रहा था। यह एक सप्ताहांत की सुबह थी और आसमान में कोई बादल नहीं था। हवा शांत थी और सूरज की रोशनी साफ और हल्की थी। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कुछ दिन पहले जब मैंने धीरे से पूछा तो कामिनी ने थोड़ी देर हिचकिचाया और धीरे से सिर हिलाया। उस दिन हम दिल्ली के पास एक कब्रिस्तान में गए। यह वह जगह थी जहां मेरे भाई संजय को दफनाया गया था। कामिनी के हाथों में छोटे छोटे गेंदे के फूल थे और मैंने अपने बैग में एक छोटी पानी की बोतल रखी थी। कार में शांति थी। खिड़की के बाहर का नज़ारा गुजर रहा था और हमने रेडियो भी नहीं चलाया, लेकिन वह शांति असहज नहीं थी। जब हम पहुंचे तो कब्रिस्तान शांत था और घास अच्छी तरह से कटी हुई थी। हम बिना कुछ कहे अपने भाई की कब्र के सामने खड़े हो गए। काले पत्थर पर मेरे भाई की तस्वीर लगी हुई थी, जो हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी। कुछ देर तक वह कुछ नहीं बोली। उसने अपने कांपते हाथों से फूल रखे और धीरे से घुटनों के बल बैठ गई। संजय। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकला, उसकी आवाज़ कांपने लगी। मैं तुमसे बहुत माफ़ी चाहती हूँ भाई। और मैं सच में बहुत मुश्किल से जी रही थी। मैंने उसे अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए देखा और मैं चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। भाई, अब मेरे पास ये आदमी है। उसने धीरे से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और मैंने भी कब्र की तरफ धीरे से सिर झुकाया और कहा, भाई, मैं कामिनी के साथ खुशी से रह रहा हूँ। वह तुम्हारी पत्नी और मेरी भाभी थी, लेकिन अब वह मेरे लिए एक ऐसी व्यक्ति है जिसके बिना मैं नहीं रह सकता। कुछ देर तक
बिना कुछ कहे खड़े रहने के बाद कामिनी ने एक छोटी सी सांस ली और कहा, मैं हमेशा ये बात तुम्हारे सामने कहना चाहती थी। भाई, मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं तुमसे बिना बात किए ऐसे रह रही हूं, लेकिन अब मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रही हूं। उसने ऐसा कहा और चुपचाप खड़ी हो गई। मैं भी कब्र के सामने झुककर खड़ा हो गया। उस दिन जब हम वापस जा रहे थे तो कामिनी बस खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा पहली बार थोड़ा शांत लग रहा था, जैसे वह खुद से कह रही हो कि अब वह सच में एक नए रास्ते पर चल सकती है। अपने भाई की कब्र को छोड़ने के बाद हम बस घर नहीं जाना चाहते थे। हमें थोड़ा खालीपन महसूस हो रहा था, तो हम पास के एक छोटे से ढाबे में गए। कुछ सब्जियां और उबलती हुई दाल। वह चुपचाप दाल को हिला रही थी, चम्मच नीचे रखी और मुझसे कहा, इतने आराम से खाना खाना सच में बहुत समय बाद हुआ है। मुझे भी। मुझे लगता है कि आज हम भाई से मिले, ये अच्छा हुआ। कुछ देर तक चुपचाप खाने के बाद उसने अचानक बात शुरू की। मैं पहले सच में बहुत भ्रमित थी। क्या मेरे लिए इस आदमी के साथ रहना ठीक है? क्या ये गलत नहीं है? उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और कहा, लेकिन आज भाई की कब्र पर जाने के बाद मुझे लगता है कि अब ये ठीक है। मैंने बिना कुछ कहे उसे देखा और धीरे से मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ पर हल्के से रख दिया। वह हैरान होकर मुझे देखने लगी, लेकिन फिर धीरे से मुस्कुराई। धन्यवाद, बस चुपचाप मेरे बगल में रहने के लिए। मुझे ज्यादा धन्यवाद कहना चाहिए कामिनी के मेरे बगल में होने के लिए। उस दिन हम खाने की मेज पर बैठे और धीरे से मुस्कुराए। उस मुस्कान में अब थोड़ी सहजता थी और एक सावधान लेकिन स्पष्ट भावना थी कि हम हैं। घर वापस आने पर हम सोफे पर बैठे और एक साथ टीवी देखा। मैं कल से काम पर जा रही हूं, कामिनी ने अचानक कहा। कहाँ? मैंने पूछा। मोहल्ले के एक छोटे से रेस्तरां में। यह एक ढाई खाना जगह है और मालिक को थोड़ी उम्रदराज लोग पसंद हैं। उसने उदासीन होने का दिखावा किया, लेकिन उसके होंठ थोड़े ऊपर थे। यह अच्छी बात है। यह ज्यादा वेतन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह शरीर के लिए ठीक रहेगा। मैं सिर्फ 5 घंटे काम करूंगी। मैंने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। वह बात किसी तरह मेरे दिल को छू गई। जब कामिनी काम के लिए गई तो मैंने कहा कि मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन उसने मना कर दिया। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं आप पर निर्भर हो जाऊंगी। ये चलने की दूरी पर है। मैंने चुपचाप रेस्तरां के पास तक उसका पीछा किया। ये एक छोटे से मोहल्ले के बीच में था। हमारा रेस्तरां नाम का एक साफ सुथरा साइन था। कांच के दरवाजे के उस पार मैंने कामिनी को एक एप्रन पहने हुए ग्राहकों को गिलास देते हुए देखा। मैं बस उसे कुछ देर तक देखता रहा और मेरा दिल किसी तरह से छू गया। अब जिस जगह पर वह खड़ी थी वह खुद ही एक तरह का आत्मसम्मान लग रही थी। कुछ दिनों बाद जब मैं काम से वापस आया तो मैं कामिनी को लेने रेस्तरां के सामने गया तो वह एक छोटा सा थर्मस लिए हुए बाहर आई। ये कुछ बचा हुआ ढाई खाना है, मालिक ने इसे पैक कर दिया। उस शाम हमने थर्मस में रखी दाल और रोटी खाई और हम एक दूसरे के सामने बैठे। काम कैसा है? क्या ये करने लायक है? जब मैंने पूछा तो उसने रोटी खाते हुए कहा, दिन भर खड़े रहने से थोड़ी थकान होती है, लेकिन अजीब बात है कि जब मैं व्यस्त होती हूँ तो मुझे जिंदा महसूस होता है। मैंने उसके उन शब्दों को सुनकर बस धीरे से सिर हिलाया। मुझे बस अच्छा लगा कि उसने फिर से अपना रास्ता चलना शुरू कर दिया है। उस दिन मेरा काम जल्दी खत्म हो गया। किसी तरह मैं तुरंत घर नहीं जाना चाहता था। मैं बस अपनी गाड़ी मोड़कर कामिनी के रेस्तरां के पास गया। खिड़की के उस पार वह व्यस्त थी। वह ऑर्डर ले रही थी, चावल परोस रही थी और ग्राहकों को देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे वह दृश्य बहुत सुंदर लगा। मैंने उसके काम खत्म होने का इंतजार किया और गली में खड़ा रहा। जब वह थर्मस लिए बाहर आई तो वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा उज्ज्वल था। ओह, तुम आ गए? क्या हम थोड़ी देर टहल सकते हैं? वो धीरे से मुस्कुराई और मेरे बगल में खड़ी हो गई और हम दोनों एक साथ गली में चल रहे थे। आज का दिन कैसा था? ये बहुत व्यस्त था, है ना? हाँ, दोपहर में एक बड़ा समूह आया था, लेकिन ये मज़ेदार भी है। जब ग्राहक कहते हैं कि खाना स्वादिष्ट है तो मुझे अच्छा महसूस होता है। मैंने उसकी बात सुनकर हंसा। हमने गली के किनारे एक बेंच पर थोड़ी देर आराम किया और उसके द्वारा लाया गया छाछ साझा किया। मुझे आजकल इस तरह से टहलना बहुत पसंद है, उसने धीरे से कहा। जब मैं अकेली थी तो घर जाने का रास्ता हमेशा बहुत शांत होता था, लेकिन आजकल घर जाने का रास्ता रोमांचक होता है।
वह धीरे से खड़ी हुई और मेरे आगे चलने लगी और मैं उसके पीछे चल रहा था। उस पल उसकी पीठ का दृश्य मेरे दिल में स्पष्ट रूप से आ गया। उसकी पैंट पर लगे तेल के दाग, उसकी थकी हुई लेकिन सीधी चाल और हवा में उसके थोड़े से उड़ते हुए बाल। उसी पल मुझे पता चला, हाँ, मुझे इस महिला से प्यार है। ये भावना अचानक या डरावनी नहीं थी, ये बस बहुत स्वाभाविक और गर्म थी। जब वह हंसती है तो मुझे भी हंसी आती है, और जब वह थकी हुई लगती है तो मैं चिंतित हो जाता हूँ। ये प्यार है। उस रात जब कामिनी ने मुझे सब्जियों का डब्बा दिया तो मैंने धीरे से कहा, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम सच में बहुत अच्छा कर रही हो। उसने सिर झुकाकर कहा, यह सब आपके कारण है निखिल। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। क्या हम इस सप्ताहांत तुम्हारी माँ से मिलने चले? जब मैंने ऐसा कहा तो कामिनी ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। क्या यह ठीक रहेगा? क्या यह सच में ठीक रहेगा? ठीक नहीं होगा। लेकिन अब मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। हमने सावधानी पूर्वक फूलों का एक छोटा गुलदस्ता तैयार किया और उसकी माँ के घर की तरफ चल पड़े। जब हम सामने के दरवाजे पर खड़े थे तो कामिनी का हाथ थोड़ा कांप रहा था। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, ये ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कमरे में बैठी उसकी माँ ने हमें देखते ही अपनी नजरें बदल लीं। तुम दोनों एक साथ क्यों? कामिनी ने सावधानी पूर्वक अभिवादन किया। नमस्ते माँ, बहुत समय बाद मिलती हूँ। उसकी माँ हमें देखकर कुछ देर तक चुप रही और फिर उसने एक ठंडी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि मेरा मरा हुआ संजय अपनी कब्र से उठकर रोएगा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अपने मरे हुए पति के छोटे भाई के साथ कैसे? कामिनी ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। तब मैंने उसकी माँ के सामने अपना मन बनाया और कहा, माँ, हम गंभीरता से एक दूसरे के साथ हैं। कामिनी बहुत समय से अकेली रही है और मैं भी। अब वो मेरे लिए मेरी भाभी नहीं है, बल्कि एक मूल्यवान व्यक्ति है। उसकी माँ ने सिर हिलाया और मुझे रोक दिया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। तुम अपने मरे हुए भाई को कैसे छोड़ सकते हो? ये गलत है। कामिनी ने बिना कुछ कहे अपने हाथों को जोड़ा और अपना सिर और नीचे झुका लिया। वह इतनी छोटी और शांत लग रही थी कि उसे देखना मुश्किल था। माँ, हम सच में एक दूसरे की परवाह करते हैं और हर दिन एक दूसरे के साथ रहकर खुश हैं। उसकी माँ कुछ देर तक चुप रही और फिर वह खड़ी हो गई। चले जाओ, कुछ समय के लिए मुझसे मिलने मत आना। घर जाते समय कामिनी ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, हमें नहीं जाना चाहिए था, मेरे जैसी इंसान। ऐसा मत कहो। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, कामिनी वह व्यक्ति है जिसे मैंने चुना है। कोई कुछ भी कहे, यह नहीं बदलेगा। उस रात हम बेडरूम में पहली बार एक दूसरे के गहरे अकेलेपन को शांत कर रहे थे। शांत बिस्तर में हलचल थी और हमने एक दूसरे को गर्म और धीरे से सांत्वना दी। वह मेरे ऊपर थी और उसकी आंखों में शांत आंसू थे, लेकिन उनके अंदर पहली बार किसी पर विश्वास था। कुछ दिनों तक कामिनी बहुत कम बोल रही थी। वह अब भी घर का काम करती थी, लेकिन उसका चेहरा पहले से अलग था और वह अक्सर खिड़की के बाहर देखती रहती थी। जब हम एक साथ रात का भोजन करते थे तो वह कुछ बार अपनी चम्मच उठाती और फिर चुपचाप मेज साफ कर देती। फिर एक दिन उसने अचानक एक छोटी आवाज में बात की, निखिल, क्या हम इस रिश्ते को जारी रख सकते हैं? वह बात मेरे दिल में एक तीखे तीर की तरह लगी। मैं बिना किसी जवाब के उसका चेहरा देखता रहा। लोगों की नजरें, और मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है। और सबसे बड़ी बात, माँ इतनी खिलाफ है। उसने अपनी बात पूरी नहीं कर पाई और अपना सिर झुका लिया। क्या मेरा अस्तित्व आपकी जिंदगी में एक बाधा है? जब उसने ऐसा कहा तो मेरे दिल में कुछ टूट गया। मैं चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। कामिनी, ये मेरी पसंद थी। किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया और किसी ने मुझे धक्का नहीं दिया। मैं बस यही चाहता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। इस पल में भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ हैं, लेकिन माँ को समय चाहिए। लोगों के लिए अपनी पुरानी सोच को बदलना आसान नहीं होता है, तो हमें बस थोड़ा इंतज़ार करना होगा और एक साथ रहना होगा। लोगों की नज़रें और उनकी बातें सब खत्म हो जाएंगी अगर हम ईमानदार हैं। उसने मुड़कर चुपचाप मुझे देखा। उसकी आंखों में अभी भी असुरक्षा और सावधानी थी, लेकिन उनके केंद्र में निश्चित रूप से थोड़ा विश्वास भी था। उसने पूछा, क्या आपको सच में इसका पछतावा नहीं होगा? मैंने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी जिंदगी अब से फिर से शुरू हो रही है। अगले सप्ताहांत की दोपहर
जब सूरज की रोशनी थोड़ी गर्म थी। क्या हम थोड़ी देर टहल सकते हैं? कामिनी के इस सुझाव पर हम मोहल्ले में टहलने गए। शांत गली में दीवारों पर लगे फूल हवा में हिल रहे थे। उसने सावधानी पूर्वक मेरा हाथ पकड़ा और मैंने भी बिना कुछ कहे उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हम बस बिना कुछ कहे चल रहे थे। लेकिन जब हम घर के पास की गली से मुड़े तो हमें दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह मेरी माँ थी। कामिनी ने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया और रुक गई और मैंने भी सांस ली और धीरे से उनके पास गया। माँ, वह हम दोनों को देखने लगी और बोलना शुरू किया, मैं बस तुम्हारा चेहरा देखने आई थी, आओ अंदर चलते हैं। हम कमरे में एक दूसरे के सामने बैठे। कामिनी ने गिलास लाए और सावधानी पूर्वक अपना सिर झुका लिया और मेरी माँ ने चुपचाप गिलास को देखा। कुछ देर की शांति और फिर मेरी माँ ने पहले बात शुरू की। मैं फिर से मना करने आई थी, लेकिन हमने अपनी सांस रोक ली। मैंने अभी तुम दोनों को हाथ पकड़कर चलते हुए देखा। ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसे देखकर मेरा दिल थोड़ा पिघल गया। उन शब्दों से कामिनी ने हैरान होकर अपना सिर उठाया। उस दृश्य को देखकर मुझे संजय की याद आ गई और मुझे लगा कि वह भी शायद इसे देखकर खुश हो रहा होगा। मेरी माँ ने थोड़ी सांस ली और बात जारी रखी, ठीक है, तुम दोनों संजय के हिस्से का जीवन भी अच्छे से जियो। उन शब्दों से कामिनी ने अपने मुंह को अपने हाथों से ढका और अपना सिर गहरा झुका लिया। माँ, मुझे सच में माफ कर दो, बस करो। मेरी माँ ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा, मेरी प्यारी बहू, तुम बहुत मुश्किल और अकेले जी रही थी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो। उस पल कामिनी रोने लगी। मेरी माँ ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया और मैंने भी उन दोनों को कसकर गले लगा लिया। मुझे लगा कि हम तीनों के बीच की पुरानी गलतफहमी और दूरी धीरे धीरे दूर हो रही है। उस शाम जब कामिनी रसोई में सामग्री निकाल रही थी तो मेरी माँ धीरे से उसके पास गई। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं कर दूंगी, तुम बस बैठो। नहीं माँ, मैं बस पनीर भुर्जी बना रही हूँ। तो क्या मैं दही काट दूँ? मेरी माँ की आवाज़ में एक अजीब सी कोमलता थी। मैंने रसोई में एक दूसरे के बगल में खड़ी उन दोनों को देखा और बिना किसी कारण के खिड़की के बाहर देखा। मेरा दिल अजीब तरीके से छू गया था। रात का खाना तैयार था, पनीर भुर्जी, रोटी और दही। यह एक साधारण भोजन था, लेकिन उस दिन यह किसी भी दिन से ज्यादा गर्म था। जब कामिनी ने सावधानी पूर्वक अपनी माँ की कटोरी में एक चम्मच दाल डाली तो मेरी माँ धीरे से मुस्कुराई। तुम्हें अभी भी अच्छा खाना बनाना आता है? अपनी बहू के हाथ का खाना खाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ, मैं अब से अक्सर आपसे मिलने आऊंगी। हम अक्सर एक साथ खाना खाएंगे। खाने के बाद मेरी माँ कमरे में सोफे पर बैठ गईं और हमने मेज को साफ किया। बर्तन साफ करने के बाद जब हम बाहर आए तो मेरी माँ ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, जब मैं तुम दोनों को इतना अच्छा देखती हूँ तो संजय ऊपर से मुस्कुरा रहा होगा। कामिनी ने अपना सिर झुका लिया और मैं चुपचाप अपनी माँ के बगल में बैठ गया। धन्यवाद माँ, सच में धन्यवाद। मेरी माँ ने बस धीरे से सिर हिलाया और फिर चुपचाप खड़ी हो गई। जब हम कामिनी को विदा करके वापस आए तो घर में शांति थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि यह भरा हुआ है। कामिनी चुपचाप मेरे बगल में बैठ गई और बिना कुछ कहे उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। उसके गर्म स्पर्श पर मैंने भी चुपचाप उसे देखा। वह मुस्कुराई और कहा, अब यह सच में शुरुआत है। मैंने सिर हिलाया और जवाब दिया, चलो हम एक साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों बाद जब कर्मचारियों ने मुझे पार्टी के लिए पूछा तो मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन मुझे अचानक यह विचार आया, अब और ज्यादा आत्मविश्वासी होना चाहिए। तो मैंने सावधानी पूर्वक कामिनी से पूछा, क्या तुम इस बार मेरी कंपनी की पार्टी में आना चाहोगी? उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बड़ी की और धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मुझे अच्छा लगेगा। उस शाम हम दोनों कंपनी के पास एक तंदूरी चिकन रेस्तरां में गए। ओह मालिक, तुम आ गए, और तुम्हारे साथ कौन है? जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सभी ने गिलास पकड़े हुए थे और उनकी आंखें बड़ी हो गईं। मैं धीरे से उसके बगल में खड़ा हो गया और कहा, मैं आप सभी से मिलवाता हूँ, यह कामिनी है। एक पल के लिए जो कर्मचारी गिलास पकड़े हुए थे वे हैरान हो गए, लेकिन फिर उन्होंने तालियां बजाईं। वाह, बधाई हो, आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कामिनी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन फिर उसने धीरे से सिर झुकाया और अभिवादन किया। नमस्ते,
मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब एक साथ अच्छे से काम करेंगे। माहौल उम्मीद से ज़्यादा सहज था। मैंने कामिनी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया और कर्मचारी हैरान थे, लेकिन उन्होंने हमें समर्थन दिया। पार्टी के दौरान कामिनी ने ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया, लेकिन उसने खुद को पीछे भी नहीं रखा। उसने एक सही संतुलन बनाए रखा। और उस रात जब हम पार्टी के बाद घर वापस जा रहे थे, तो कामिनी ने धीरे से मुझसे कहा, आज के लिए धन्यवाद। किस लिए? मुझे लोगों के सामने एक व्यक्ति के रूप में खड़े होने में मदद करने के लिए। उन शब्दों से मैंने बिना कुछ कहे धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। रोशनी से भरे फुटपाथ पर हम दोनों एक साथ चल रहे थे और हमारे कदम अब अकेले नहीं थे। कुछ दिनों बाद कामिनी ने धीरे से मुझसे कहा, निखिल, क्या आपके पास शनिवार दोपहर का समय है? हाँ है। क्या बात है? क्या आप मेरे साथ बाजार चल सकते हैं? मैं कुछ दुकानों को जानती हूँ और मैं आपको किसी से मिलवाना भी चाहती हूँ। जब उसने ऐसा कहा तो उसकी आंखों में हमेशा की तरह थोड़ी घबराहट थी, लेकिन मुझे पता था कि ये हिम्मत थी। शनिवार दोपहर हम मोहल्ले के बाजार में गए। ओह कामिनी, तुम आ गई। बहुत समय बाद मिलती हूँ। तुम कहाँ थी? मोहल्ले वालों ने एक के बाद एक अभिवादन किया। कामिनी ने एक एक करके सिर झुकाया और मेरा परिचय कराया। ये निखिल है। हम आजकल एक साथ रहते हैं। एक बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, ये देखकर अच्छा लगता है। कामिनी अब मुस्कुरा रही है। वह कितनी चुप रहती थी। ये सही है, जिंदगी एक ही बार मिलती है, अकेले रहकर क्या करना है। उन शब्दों से कामिनी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था और मैंने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। नमस्ते, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब एक साथ अच्छे से रहेंगे। हम धीरे धीरे बाजार में चले गए और हमने मछली की दुकान से मछली खरीदी और फलों की दुकान से कुछ आम खरीदे। उस दौरान भी कामिनी मुझे चुपके से देखती रही और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह पल कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बिना कुछ कहे उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उस रात मैंने और कामिनी ने एक दूसरे के लिए दूसरी रात बिताई। ये पहली रात से ज़्यादा जुनून भरी थी और ये गहरी और लंबी चली। जब मैं उसके लिए चल रहा था और हमारी आंखें मिली, तो उसने अब आंसू नहीं बल्कि एक मुस्कान दिखाई। हमारी रातें धीरे धीरे लंबी और गहरी हो रही थीं। हम कुछ रातों से इस तरह से दिन को ख़त्म कर रहे थे। एक शुक्रवार की सुबह, अरे इस बार तुम्हें ज़रूर आना चाहिए। अगर तुम नहीं आए तो तुम पर निर्दयी होने का आरोप लगेगा। मेरे पुराने दोस्त हरीश से एक फ़ोन आया। ये कुछ दोस्तों के लिए एक मिलन स्थल था। सच कहूँ तो मैं पहले ऐसी जगहों पर नहीं जाता था। जब मैं वापस आता था तो मुझे अकेलापन ज़्यादा महसूस होता था, लेकिन इस बार ये अलग था। मैंने और कामिनी ने दोस्तों की सभा में एक साथ जाने का फैसला किया। मिलन स्थल एक पुरानी मछली की दुकान थी और मैंने दरवाजे से ही दोस्तों की आवाज़ें सुनी। अरे निखिल, वाह, बहुत समय बाद मिलते हैं। तुम्हारा चेहरा अच्छा लग रहा है। बहुत समय बाद तुम खुश लग रहे हो। तुम्हारे बगल में कौन है? मैंने स्वाभाविक रूप से उसे अपने बगल में लाया और कहा, यह कामिनी है जिसके साथ मैं रह रहा हूँ। सभी एक पल के लिए रुक गए, लेकिन फिर तालियां बजने लगीं। वाह, तुम आखिरकार एक इंसान बन गए। कामिनी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हम बहुत पुराने दोस्त हैं तो शायद हम बहुत सीधे हैं। कामिनी मुस्कुराई और सिर झुका लिया। नमस्ते, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। उन शब्दों से दोस्तों ने मजाक करना शुरू कर दिया। कामिनी भी खुश लग रही थी और मुस्कुरा रही थी। खाने के बाद हम पास के एक कैफे में चले गए और कामिनी और मेरे दोस्तों ने भी स्वाभाविक रूप से बात करना शुरू कर दिया। मैं हरीश के बगल में बैठा हुआ था और उसने धीरे से मुझसे कहा, यार तुमने सच में अच्छा किया। क्या? ये तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है। खुशी। कामिनी सच में एक अच्छी इंसान लगती है। वह तुम्हारी भाभी थी, लेकिन अब इससे क्या फर्क पड़ता है। खुशी से रहो। मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगले दिन शनिवार को मैंने और कामिनी ने माँ के घर जाने का फैसला किया। माँ का घर अभी भी साफ था और सूरज की रोशनी आंगन में मिट्टी के बर्तनों पर चमक रही थी। ओह, तुम आ गए। माँ ने हमें देखकर अब पहले से ज्यादा कोमल आंखों से हमारा स्वागत किया। आओ, अंदर आओ, पहले खाना खाओ। हम तीनों मेज पर एक साथ बैठे। उसने धीरे से चावल परोसा, सब्जियां दी और मुस्कुराते हुए छोटी छोटी बातों में लगे रहे। ये एक ऐसा दृश्य था जिसका मैंने बहुत समय से इंतजार किया था। माँ ने एक चम्मच चावल खाया और बिना कुछ कहे कामिनी की कटोरी में कुछ सब्जियां डाली
और फिर वह कुछ नहीं हुआ जैसा बर्तन से दाल निकाल रही थी। वह दृश्य शब्दों से ज्यादा कह रहा था। खाने के बाद हम कमरे में बैठे और गर्म चाय पी। बाहर हवा चल रही थी और पर्दे धीरे से हिल रहे थे। मेरी माँ ने चाय का कप नीचे रखा और कहा, जब तुम मेरी उम्र के हो जाओगे तो तुम जानोगे कि लोगों को किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है। अकेले रहने से, अकेलापन। उन शब्दों से हमने सिर झुका लिया। माँ ने धीरे से कहा, तुम दोनों को देखकर मुझे राहत महसूस होती है। एक दूसरे को अकेला मत छोड़ना और इसी तरह अच्छे से रहना। कामिनी ने चाय के कप को अपने हाथों से और कसकर पकड़ा और कहा, माँ, हम सच में ऐसे ही रह रहे हैं। हम आगे भी अच्छे से रहेंगे। उन शब्दों से मेरी माँ ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसके हाथ को धीरे से थपथपाया। हम हर सप्ताहांत माँ के घर जाते हैं और मेरे भाई की कब्र पर भी जाते हैं। हम धीरे धीरे घास को साफ करते हैं, फूल रखते हैं और एक गिलास शराब डालते हैं। और फिर मैं धीरे से अपने भाई से कहता हूँ, भाई, मैं कामिनी के साथ अच्छे से रह रहा हूँ, चिंता मत करो। उसके बगल में खड़ी कामिनी चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है। संजय, मैं निखिल के साथ अच्छे से रहूंगी, मुझे माफ कर दो और धन्यवाद। जब उसने ऐसा कहा तो हवा हमारे चारों ओर से गुजर गई, जैसे मेरे भाई ने हमें गले लगा लिया हो। अब हमारी जिंदगी एक नए अध्याय के लिए तैयार है। लेकिन मुझे अब सबसे अच्छा लगता है जब कोई मेरे बगल में होता है और हम मुस्कुराते हुए खाना खाते हैं, हाथ पकड़ कर चलते हैं और किसी दिन मैं उसके कंधे पर सिर रखकर सो भी सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये असली प्यार है और आज भी मेरा दिन उसके साथ होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपने विचारों को कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।